गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भैया सभी? फटाफट चेक करके बताएंगे वॉइस आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था भाई, कि सदिशों का गुणनफल दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं भैया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण साइन थीटा, और ये एन कैप ये होता है। जहाँ पे जो एन कैप होता है वो क्या होता है, एकांक सदिश होता है। क्या होता है? एकांक सदिश होता है। और ये किस दिशा में होता है? दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के लंबवत एकांक सदिश होता है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, अपन वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने सवाल कराया बहुत अच्छे से 10.3। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में होता है। ये क्वांटिटी वेक्टर आती है, अपन को निकालते हैं कैसे? ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। बस एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन बताता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ही बतानी पड़ेगी। तो ये एन कैप डायरेक्शन बताता है किस दिशा में ये एन कैप इस दो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश है यहाँ। ठीक है, ये मैंने बताया होगा। उसके बाद लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब एंगल पता हो, अपन को थीटा की वैल्यू पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है। थीटा बराबर 0 तो क्या करेंगे? ए क्रॉस बी बराबर थीटा की वैल्यू 0 रख दो भैया, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण साइन 0 और ये एन कैप। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं, फाइनाइट संख्या में करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो मतलब एंगल 0, एंगल 0 कब होते हैं? जब एंगल 0 है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल आपने 0 किया है, थीटा बराबर 0 किया है ना। ठीक है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, मतलब जो झुकाव है वो कितना है? 0, मतलब ए बराबर है। तो ये कब होता है? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। और जब झुकाव होता है दोनों के बीच में वो 90 डिग्री होता है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होंगे। थीटा बराबर मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ तो ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ मैंने बताई होंगी, रिवाइज कर रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बुक के। ठीक है, ये भी बताया होगा आई क्रॉस आई क्या होता है। आई क्रॉस आई यहाँ पे रखेंगे, ए वेक्टर के स्थान पर आई कैप, बी वेक्टर के स्थान पर भी आई कैप। ठीक है, और ये आई कैप और जे कैप के कैप क्या होते हैं? आई कैप होता है एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, जे कैप होता है वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, और के कैप होता है जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ठीक है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे भाई, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। देखो आई कैप का परिमाण क्या होता है? 1, एकांक सदिश है, इसका भी 1 हो जाएगा। और दो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है? 0 का, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये प्रूव करके बताए थे। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होता है? 0 होता है। के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होता है। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार अब मैं आपसे बात करता हूँ आई क्रॉस जे कैप। आई क्रॉस जे कैप मतलब ए वेक्टर के स्थान पर क्या आ गया? आई कैप आ गया, और बी वेक्टर के स्थान पर जे कैप आ गया। आई कैप क्या होता है? एकांक सदिश होता है एक्स अक्ष के अनुदिश। जे कैप क्या होता है? ये भी एकांक सदिश होता है वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आई कैप जे का परिमाण, जे कैप और यहाँ साइन। अब आई कैप और जे कैप क्या होते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, और उनके बीच में एंगल कितना होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के 90। ठीक है, तो 90। ठीक है, और ये एन कैप फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया मैंने।
आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर, ठीक है, इसका परिमाण 1, इसका भी 1, क्योंकि एकांक सदिश है, वैल्यू ये 1 और साइन 90 की वैल्यू होती है, ये भी 1 होती है। 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक की जो सारणी है वो याद किया आपने अच्छे से, ठीक है, ये भी 1 और यहाँ पे एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है भाई, एन कैप होता है दोनों के लंबवत एकांक सदिश, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैप और जे कैप के लंबवत कौन सा एकांक सदिश होगा, के कैप, क्योंकि आई कैप का एकांक सदिश है किसका, एक्स अक्ष के अनुदिश, और जे कैप का ये भी एकांक सदिश है वाई अक्ष के अनुदिश। तो उनके लंबवत कौन सी डायरेक्शन है, जेड, तो जेड के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, के कैप, ठीक है। एन कैप आएगा यहाँ पे, एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, के कैप आएगी। अरे कोई दिक्कत, मतलब आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, ये फॉर्मूले से। और एक मैंने आपको डायग्राम भी बताया होगा, ठीक है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप, ठीक है, ये बताया मैंने। उसके बाद आपके बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने रिवाइज किया है, ये बता चुका मैं पहले। अब क्वेश्चन करेंगे 1-2, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, लैम्बडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको एक समीकरण दे रखी है, लैम्बडा और म्यू का मान ज्ञात करना है। लैम्बडा का करना है आपको और म्यू की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। और एक समीकरण दे रखा है 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस का लैम्बडा j कैप प्लस का म्यू के कैप बराबर 0, ठीक है। इधर देखेंगे भाई, बराबर 0 वेक्टर दे रखा है, क्योंकि क्रॉस बीच में क्या कर रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो 0 वेक्टर के बराबर आएगा। तो लैम्बडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब क्रॉस सॉल्यूशन, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आप जानते हो, सारणिक रूप में करते हैं भाई। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, 2, 6, 26, 27, उसके बाद 1 लैम्बडा म्यू, आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक लिख लिए, ठीक है, बराबर 0 वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद बराबर 0 वेक्टर तो बराबर 0 वेक्टर कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष, ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो आई कैप करना बताया था मैंने, इसको और इसको छुपा लेंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो भाई। तो 6 म्यू माइनस का 27 लैम्बडा, ये प्लस में लिया है, अब आएगा माइनस में, माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप। अब ये और ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे करना बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, माइनस का 27 दिख तो रहा है भाई। उसके बाद अब प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का के कैप, उसके बाद ये खत्म और ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे 2 लैम्बडा माइनस का 6 बराबर 0 वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बता सकता है, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ भाई। उसके बाद इधर देखेंगे 6 म्यू माइनस का 27 लैम्बडा,
और आई कैप को मैं पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत से नहीं है। अरे 5 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 5 लिखो तो बात तो एक ही है, ठीक है। अब माइनस बाहर लगाए, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस का, मैं माइनस का मल्टीप्लाई, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस की वैल्यू है माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की ये प्लस की हो जाएगी। तो 27 माइनस का 2 म्यू कर सकता हूँ, और ये जे कैप, ठीक है, प्लस का, और ये क्या है 2 लैम्बडा माइनस का 6 के कैप बराबर, ठीक है। और जीरो वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दो वेक्टर यदि समान है, बराबर दे रखे भैया, उतार लो ये, यदि दो वेक्टर बराबर हैं, क्योंकि बराबर के चिन्ह दे रखा है बीच में, दो वेक्टर यदि बराबर हैं तो उनके जो गुणांक हैं, आई कैप का गुणांक, आई गुणांक समान होने चाहिए, मतलब आई कैप का ये गुणांक है, उधर भी यही होना चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब मैंने बताया था आपका, ठीक है। आई कैप गुणांक आई कैप के बराबर, जे कैप गुणांक जे कैप के बराबर, के कैप का गुणांक के कैप के बराबर, बराबर है तो, ठीक है। बराबर का मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तुलना से तुलना कर लेंगे भाई, फ्रॉम कंपेरिजन 6 म्यू माइनस का 27 लैम्बडा बराबर 0, एक समीकरण तो ये आ गई। उसके बाद 27 माइन, यहाँ पे आई कैप का गुणांक क्या है, ये रहा, यहाँ पे आई कैप गुणांक क्या है 0, तो 0 लिख दिया। इसके गुणांक आई कैप गुणांक ये रहा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि वहाँ पे आई कैप गुणांक क्या है 0। उसके बाद जे कैप गुणांक क्या है 27 माइनस का 2 म्यू, और यहाँ पे जे कैप गुणांक क्या है 0। उसके बाद यहाँ पे के कैप गुणांक क्या है 2 लैम्बडा माइनस का 6, और यहाँ पे के कैप गुणांक क्या है 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको लैम्बडा और म्यू का मान निकालना है। तो देखो समीकरण नंबर 1, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3 दे दो, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करना जानते हैं, या आपने उतार लिया होगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो, आपको लैम्बडा और म्यू का मान निकालना है। समीकरण नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 27 माइनस का 2 म्यू बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर कितना आ जाएगा 27, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 27/2, ये तो म्यू का मान आ गया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 से लैम्बडा का मान निकलाएगा भाई, तो 2 लैम्बडा माइनस का 6 बराबर 0, तो 2 लैम्बडा बराबर 6, पक्षांतरण किया, माइनस का 6 था उधर गया जो, प्लस का 6, और लैम्बडा बराबर 6/2 बराबर 3, ठीक है। लैम्बडा का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो लैम्बडा का मान कितना है 3 है, और म्यू का मान क्या है 27/2 है, तभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। समीकरण जो दे रखे हैं वहाँ पे रख के देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर ही आएगा। फटाफट उतारेंगे भाई, फटाफट उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 2 रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 रह रहा है अभी, ठीक है, उनको कराएंगे अभी। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पहला करा दिया है मैंने, चौथा करा दिया, 5 वही अभी कराई दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई, और कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दिया है, क्या दे रहा है, दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ये 0 वेक्टर है, क्योंकि ठीक है दो समीकरण दे रखे हैं
और आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो बताना। भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए। ये पॉसिबल कब होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी कि डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आ जाए। तो देखेंगे चूंकि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती है तो मैंने देखो जीरो पे वेक्टर नहीं लगाया, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर क्वांटिटी आती है तो जीरो पे क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब क्या है? क्या तो ए वेक्टर जीरो के बराबर है या फिर बी वेक्टर जीरो के बराबर है, और या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। ठीक है, क्योंकि यदि दोनों का अदिश गुणनफल जीरो के बराबर है तो वो क्या? लंबवत है। ठीक है, तो तीन केस बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद एंड क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? जब है तो ए वेक्टर की वैल्यू जीरो आ जाए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, या फिर बी वेक्टर की वैल्यू जीरो आ जाए तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है? जब एंगल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, साइन थीटा कितना आना चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मतलब या फिर ए वेक्टर पैरेलल होने चाहिए बी वेक्टर के, ए वेक्टर बी वेक्टर के समांतर होनी चाहिए। समांतर होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो जीरो होते ही साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले डॉट प्रोडक्ट उठाया, डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, यहाँ से अपन ने निष्कर्ष निकाला कि ए क्या तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? जब क्या तो ए वेक्टर जीरो के बराबर है या बी वेक्टर जीरो के बराबर है या फिर दोनों क्या है? लंबवत हैं। उसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, दोनों कंडीशन दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? जब क्या तो ए वेक्टर की वैल्यू जीरो है। ठीक है, या फिर बी वेक्टर की वैल्यू जीरो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू जीरो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और या फिर दोनों पैरेलल है, समांतर है, समांतर हो जाएंगे तो मतलब एंगल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एंगल की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या तो ये समांतर होने चाहिए या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो होना चाहिए। इससे रिजल्ट से ये निकल के आया, इस रिजल्ट से ये निकल के आया। तो देखो कॉमन चीज कौन सी आ रही है इसमें से। अब यहाँ पे बोल रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो होने चाहिए, यहाँ पे भी सेम हो गए। ठीक है, सेम बोल रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर है तो लंबवत होने चाहिए, यहाँ पे तो लंबवत बोल रहा है, यहाँ पे समांतर होने चाहिए। तो एक दो ही वेक्टर ऐसा हो पॉसिबल है क्या कि वो लंबवत भी हो जाए समांतर भी हो जाए? कहे तो वो समांतर होंगे या फिर लंबवत होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है, और यहाँ पे बोल रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर है। तो कहे तो नहीं, तो अब यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे समांतर बोल रहा है, यहाँ पे लंबवत, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये समांतर होगा, नहीं क्या होगा? नहीं क्या होगा? ये लंबवत होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कॉमन चीज देखो, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर क्या आ जाएगा? सो अतः, हिंदी में बोलते हैं अतः। ठीक है, अतः ए वेक्टर का मान भी जीरो होगा, बी वेक्टर का मान भी जीरो होगा, तभी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा और डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, उसके अलावा कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्या तो ए वेक्टर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए या फिर बी वेक्टर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा और तभी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। मैंने अच्छे से बता दिया है, एक एक इक्वेशन को उठा के यहाँ से तीन केस बनेंगे, यहाँ से भी तीन केस बनेंगे। यहाँ ये और ये तो कॉमन है, उठा के रख दिया। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये हो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो वेक्टर समांतर भी हो जाएं और यहाँ लंबवत भी हो जाएं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कॉमन चीज आ रही है तो ये हो सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या तो ये होना चाहिए और लग रहा है बीच में भाई। ठीक है, क्या तो ये जीरो हो जाना चाहिए, ए वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर बी वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाए, तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फटाफट छाप लेंगे भाई। पूछ सकता है भाई में, आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, पूछ सकता है, ये फिजिक्स का टॉपिक भी है ना, इसलिए वेक्टर पढ़ाते हैं फिजिक्स में, तो पूछ सकते हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7,
3 सदिश दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बुक होनी चाहिए आपके पास, साथ साथ पढ़ा करो क्वेश्चन को, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो आपको प्रूफ करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बंटनता गुणधर्म प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ करना है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कुछ करना ही नहीं है, वो करना मैंने बता दिया। ए वेक्टर बराबर क्या है, A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, B1 i कैप प्लस का B2 j कैप प्लस का B3 k कैप। सी वेक्टर क्या दे रखा है, C1 i कैप प्लस का C2 j कैप प्लस का C3 k कैप। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके ये बराबर होता है। ये प्रूफ करना है, इसे बंटनता गुणधर्म भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, मतलब प्रूफ करने का तरीका बताया होगा आपको, 10th क्लास से सवालों को सिद्ध करते आ रहे हो, ठीक है। सिद्ध करना आपको आता है, कैसे करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर RHS सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, बराबर आ जाती है तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम कर देते हैं, ठीक है। अब पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है, LHS, ठीक है। और सब में देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। LHS पहले B प्लस सी कर लूँ, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं। LHS के लिए क्या कर रहे हैं, पहले B वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल रहा हूँ। B वेक्टर की वैल्यू ये रही, सी वेक्टर की वैल्यू ये रही, B1 i कैप प्लस का B2 j कैप प्लस का B3 k कैप, ठीक है, प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, C1 i कैप प्लस का C2 j कैप प्लस का C3 k कैप, ठीक है। दोनों को ऐड करना, दो वेक्टर को ऐड करना मैंने बताया था, आई कैप गुणांक को आई कैप गुणांक से जोड़ दो, जे कैप गुणांक को जे कैप गुणांक से और के कैप गुणांक को के कैप गुणांक से ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो B1 प्लस का C1 आई कैप हो जाएगा ये, प्लस B2 प्लस का C2 जे कैप प्लस का B3 प्लस का C3 के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, LHS में जोड़ तो दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आप करना जानते हो। LHS मैं सॉल्व कर रहा हूँ, RHS आपको सॉल्व करना है भाई। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। नाउ अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप गुणांक लिख देंगे, A1 A2 A3, B1 प्लस का C1, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के जो कॉफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के वो लिख देंगे, B1 प्लस का C1, B2 प्लस का C2, B3 प्लस का C3, ठीक है। अब इसका प्रसार करना है, बस मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कर को इसी सापेक्ष कर दो, चाहे पहली पंक्ति के सापेक्ष कर दो, चाहे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष कर लो, चाहे तीसरी पे, चाहे पहले कॉलम के सापेक्ष, दूसरे कॉलम के सापेक्ष, तीसरे कॉलम के साथ, किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, स्तंभ के सापेक्ष या पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, वैल्यू बराबर आती है। लेकिन अपन अधिकतर क्या पहली पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करते हैं, ठीक है। तो आई कैप किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, वैल्यू बराबर ही आएगी। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो भाई, तो A2 B3 प्लस का C3, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस A3 B2 प्लस का B2, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्लस का, अब क्या आएगा, माइनस का जे कैप, ठीक है। उसके बाद इसको और ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे,
तो A1 B3 प्लस का C3, कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना बस, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस A3 B1 प्लस का C1, ये जे कैप आ गया प्लस और ये के कैप, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ये ख़त्म और ये ख़त्म, इसको ख़त्म कर दो भाई, इसको और इसको, क्या हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये A1 और ये B2 प्लस का C2 माइनस का A2 B1 प्लस का C1। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कुछ भी नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया है, ठीक है। पहले LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। जहाँ दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, बराबर आ जाती हैं तो दोनों पक्ष बराबर हैं। मतलब जो आपको समीकरण दे रखी है, A वेक्टर प्लस क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, वो बराबर है। मतलब जो दोनों वेक्टर हैं वो तीनों वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो भाई, करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो। A2 B3, ठीक है, प्लस A2 C3 आई कैप को मैंने पीछे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, और ये माइनस और है भाई अभी, ठीक है, और आई कैप का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ में। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 B2 माइनस का A3 C2। बस कुछ भी नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस का जे कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। A1 B3 प्लस का, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। और जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को सीखोगे नहीं, ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम आती होंगी मैथ में, लेकिन जब तक आप खुद लेके नहीं बैठोगे तब तक सीखोगे नहीं मैथ को। उसके बाद प्लस का के कैप A1 B2 प्लस का A1 C2 माइनस का A2 B1 माइनस का A2 C1 और ये के कैप, ठीक है, ये के कैप। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब ये आपने निकाला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है। अब आपको निकालना है RHS। इधर देखेंगे भाई RHS में क्या निकालना है। अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS में आपको निकालना है, इधर देखेंगे RHS क्या है आपका, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक, यही है ना, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो A वेक्टर भी है आपके पास, B वेक्टर भी है, C वेक्टर भी है, तो वहाँ से पहले तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है, ठीक है, फिर A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने पर ये क्वांटिटी आनी चाहिए, ये क्वांटिटी आए, यही ऐसा कि ऐसा आ जाए तो लिख देंगे। LHS पहले निकाल ही चुके, RHS आप निकाल लोगे, उसको समीकरण नंबर 2 दे देना, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। LHS मैंने करके बता दिया, RHS आप करोगे। इसमें 2 पार्ट है, पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालोगे, फिर A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर निकालोगे, दोनों को प्लस करना है। प्लस करने पर यही आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, यही आना चाहिए भाई, ठीक है। ये आ जाता है आपका, क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा दोनों, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसको मैं रफ कर रहा हूँ, समझा दिया है मैंने, बड़ा हो सकता है, सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, फ्री के नंबर है चैप्टर नंबर 10 में,
7 नंबर फ्री के हैं। यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यही काम करने हैं बस इसमें। और एग्जाम्पल आप करोगे भाई, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, यदि आपका ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो के बराबर है, ठीक है, बी वेक्टर भी जीरो है, तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है। जब ए वेक्टर भी जीरो है एंड या बी वेक्टर भी जीरो, अथवा लगा हुआ है, या अथवा बात एक ही है, ठीक है। ए वेक्टर भी जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। 100% बात सही है, ठीक है। अभी कराया मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है, ए वेक्टर भी जीरो होना चाहिए या फिर बी वेक्टर भी जीरो हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, ए वेक्टर भी क्या है, जीरो है, ठीक है, बी वेक्टर भी क्या है, जीरो है, तो तब और ठीक है, या तो ए वेक्टर जीरो हो जाए या फिर बी वेक्टर जीरो हो जाए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो आपको पढ़ो फिर आगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, क्या विलोम सत्य है, विलोम मतलब उल्टा, ए वेक्टर जीरो है, बी वेक्टर जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो या इसका विलोम सत्य है। विलोम मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी जीरो के बराबर होते हैं। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्या विलोम सत्य है, इसका विलोम मतलब कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर जीरो के बराबर होते हैं क्या, ये कोई भी जरूरी नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, ये तो आपको दिया है, ठीक है। यहीं से सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और विलोम सत्य, विलोम की बात आती है तो उसको एक एग्जाम्पल से बता देते हो, ठीक है। इसका एक उदाहरण दे के बताइए, यहाँ पे भी दे रखा है। और आपको ऐसे बोले ना कभी विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। जब विलोम बताना हो तो एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई करा दिया करो, ठीक है। तो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, मैंने वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। कोई भी समांतर सदिश ले लो दो, ठीक है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि समांतर हैं और ये जीरो आएगा भाई। क्रॉस देखो वेक्टर दोनों वेक्टर नॉन जीरो, लेकिन मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो जीरो हो जाएगा ये। नाउ अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, 1 1 1 ए वेक्टर गुणांक लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप के, और फिर बी वेक्टर गुणांक 2 2 2, ठीक है। अभी आपको सर ने सारणिक नहीं पढ़ाई है, सारणिक पढ़ाएंगे जब सर बता देंगे। 2 कॉमन ले सकता हूँ पूरी तीसरी पंक्ति में से तो 1 1 हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो दूसरी जो तीसरी पंक्ति बराबर हो जाती है तो क्या हो जाए, आइडेंटिकल समान हो जाती है तो उसका मान 0 होता है वैसे भी, ठीक है। लेकिन आप वही तरीके से करोगे अभी, क्योंकि आपको सारणिक आपने पढ़ाई नहीं है सर ने, तो आपको वही प्रसार करना, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वही प्रसार करेंगे। इसको और इसको खत्म तो 2 का 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 माइनस इसका तो 2, ठीक है, माइनस का जे कैप। अब ये खत्म और ये खत्म, 2 माइनस का 2 प्लस का के कैप 2 माइनस का 2। कोई भी दो समांतर सदिश ले लेना क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, इक्वल टू 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप, मतलब इसको 0 वेक्टर के बराबर लिख सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है लेकिन
जो वेक्टर हैं वो जीरो के बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो वेक्टर लिए लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम क्या बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया आपने, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो नहीं है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। फटाफट उतार लेंगे भाई। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपको एक एग्जाम्पल देना होता है, ऐसा कन्वर्स इज नॉट ट्रू विलोम की बात करें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया आपने। उसके बाद नोट लगाएंगे भाई, उसके बाद नोट लगाएंगे फिर बाकी के सवाल हो जाएंगे। पहले नोट लगा के लिखना है। समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो स्कूल वाले नंबर पर मैसेज कर देना है या कॉल कर देना है या फिर कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे, जैसा आपको उचित लगे। यदि आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे बता देना है भाई। समझ में आ रहा होगा। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। नोट सबसे पहले ए वेक्टर व बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण और ये साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और एकांक एन कैप। तो एकांक सदिश है, उसको लिखना चाहते हो तो एन कैप लिख देना नीचे, और एकांक सदिश को लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि परिमाण उसका एक होता है। एक का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन थीटा हमें से जो एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू रखता है 10 20 50 100 200 वैल्यू रखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे अभी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। एंगल यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ गया, वेक्टर आएगा, क्योंकि देखो ये आपका अदिश राशि है, परिमाण अदिश राशि होता है, मतलब कोई वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू आएगी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट सदिश राशि होता है, ठीक है। तो मतलब सदिश में अदिश का भाग देंगे कोई भी क्वांट, तो वैल्यू क्या आएगी, ये वेक्टर आएगी। मतलब आई कैप जे कैप के कैप आएंगे। मतलब कभी एंगल में आई कैप जे कैप के कैप आते हैं क्या, ठीक है, उसकी तो वैल्यू होती है। मतलब आपको ये आई कैप जे कैप कब खत्म होंगे, जब इसका भी परिमाण ले लोगे आप। परिमाण लेते ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसके परिमाण लगा दिया मैंने, ठीक है। परिमाण क्यों लगाया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी अभी, और एंगल की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब 10 20 50, ठीक है। तो ये तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा। आपको तो कुछ वैल्यू बनानी है। वैल्यू कब बनेगी, मतलब उसका परिमाण ले दूं मैं, मैग्नीट्यूड ले दूं तो मैग्नीट्यूड ले दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। ये साइन थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। एक सवाल यहाँ से आपका एक समझ में आ गई, एंगल निकालने का, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो एंगल ऐसे निकालते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है दो, और उसके बाद आपको परिमाण भी पता है, ए का परिमाण जब और बी वेक्टर का परिमाण भी पता है, तो एंगल निकालने का ये फॉर्मूला। और एक एंगल निकालने का मैंने कॉस थीटा वाला बताया था, लेकिन वो कब एप्लीकेबल है, जब दो वेक्टर दिए हों। यहाँ पे दो वेक्टर दे रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी दे रहा हो। 90% 99% सवाल उसी फॉर्मूले से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर सेकंड, नोट डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। नोट नंबर सेकंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर फॉर्म में क्या होता है भाई, बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और परिमाण निकालोगे और 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का। और जहाँ वेहर जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर संलग्न, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो सदिश लिख सकते हैं, संलग्न भुजाएं कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यदि
निर्देशांक दे रहा है तो निर्देशांक लिख देना, भुजाएं लिख रहा हूँ मैं भाई, और सदिश लिखना चाहते हो तो भुजाएं सदिश लिख देना। मतलब सहलग्न मतलब एक ही ये सहलग्न होते हैं, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है। यहीं से जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, उसे सहलग्न भुजाएं। उसके बाद नंबर तीन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है भाई, ये बनता है ना समांतर चतुर्भुज, ये आपका ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो आप मैं इसका निकाल दूं, इस त्रिभुज का मैंने विकर्ण खींचा, अरे एक समांतर चतुर्भुज में कितने त्रिभुज होते हैं, 2, ठीक है। इस त्रिभुज का निकाल दूं मैं तो, और उसका फिर डबल कर दूंगा क्योंकि 2 त्रिभुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है, इसका क्षेत्रफल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे भी सहलग्न भुजाएं, और वेक्टर फॉर्म में दे रहा है तो सहलग्न सदिश बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इस वाले त्रिभुज का 1/2, इस ऊपर वाले कितना आएगा 1/2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 एक ही होता है, ये आ जाएगा, ठीक है। तीनों नोट उतार लो, तीनों से रिलेटेड सवाल कराता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला नंबर 1 यहाँ से साइन थीटा बराबर ये निकाला, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, वो अपन को एंगल कुछ वैल्यू देता है तो इसमें परिमाण लगा दिया, तो एक फॉर्मूला ये। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर फॉर्म में क्या होता है 1/2, ठीक है, और वैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा हो 10वीं क्लास में, आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, ठीक है, x2 y2, ये पढ़ा है आपने, झूठ मत बोलना, x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आपको कैसे लिखा होगा क्षेत्रफल निकालने, 1/2 x1 y1 फिर 1, ठीक है, 1/2 का मल्टीप्लाई है। उसके बाद x2 y2 1, x3 y3 और ये 1, ये फॉर्मूला होता है। यदि निर्देशांक ज्यामिति में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको, लेकिन वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन वो निर्देशांक ज्यामिति में होता है। आपको सदिश पढ़ा रहा हूँ तो सदिश फॉर्म में आपको सदिश मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो तो सदिश का सवाल है, सदिश फॉर्म में ही करोगे आप, ठीक है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में तो कुछ है नहीं, 2 त्रिभुजों को मिला देना है, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको दुगना कर देना है, मतलब तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो 1/2 और 1/2 एक हो जाता है, परिमाण ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे सहलग्न सदिश हैं, ठीक है, या फिर भुजाएं, यदि कोऑर्डिनेट दे रखे तो भुजाएं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक सवाल करते हैं जिससे कि प्रॉपर समझ में आ जाए आपको चीज़ें। क्वेश्चन नंबर पहले तो 11वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11वां कौन वाला है, एंगल निकालने का। अब आपको देखो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, और यदि डायरेक्ट आपको एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो वही कॉस थीटा वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। आपको 2 सदिश इस प्रकार दे रखे हैं, किस प्रकार दे रखे हैं, ए वेक्टर का परिमाण 3 है, बी वेक्टर का परिमाण √2/3 है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे भाई। दिया है ए वेक्टर का परिमाण 3 दे रखा है, बी वेक्टर का परिमाण √2/3 दे रखा है, ठीक है, और आपको दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इसका परिमाण कितना है, 1 है। इसका मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, 1। मात्रक सदिश की परिभाषा क्या होती है, यही होती है। मात्रक सदिश किसे बोलते हैं, जिसका परिमाण 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सारी चीज़ दे रखी हैं और आपको निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण अपॉन
ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देनी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण आपको 1 दे रखा है, ए वेक्टर का परिमाण भी दे रखा है, बी वेक्टर का परिमाण भी दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है। आप एंगल निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर मान रखने पर, ये अलंकारों का यूज करना है आपको, ये सारी चीज़ लिखनी है। मान रखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, सारी चीज़ लिखनी है। इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाने पर, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये अलंकार बोले जाते हैं। ठीक है, पता है उसको, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे, पता है उसने मान रखा है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट पूरे नंबर लाने हैं आपको, और ये कंप्लीट नंबर तभी मिलते हैं जब आपको अच्छे से लिखावट अच्छी हो, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचना आपको प्रॉपरली बताना है आंसर पे कैसे पहुंच रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, क्योंकि मात्रक सदिश है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, 1 लिख दिया भाई। उसके बाद ए वेक्टर का परिमाण 3 इंटू बी वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है, अंडर रूट 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स। सर ने पढ़ा दिया इनवर्स त्रिकोण में प्रतिलोम फलन पढ़ा दिया होगा दूसरी प्रश्नावली। ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा बराबर 1/√2 साइन में कहाँ पे होता है, 45 पे होता है क्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ इसको साइन इनवर्स साइन 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, आप ये तो डिग्री में, ये कोण क्या है, डिग्री में, अभी आपको रेडियन में लिखना है। ठीक है, कोण मापने की इकाई होती है ना, रेडियन और डिग्री। ठीक है, तो ये π/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको a क्रॉस b की वैल्यू पता होगी, a क्रॉस b की वैल्यू पता होगी, तभी। यहाँ पे पता है आपको, ये फॉर्मूला लगाया, फटाफट उतारेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट है कमेंट करेंगे भाई। और सबसे पहले ये बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तीन आपको बिंदु दे रखें, शीर्ष दे रखें। तो सबसे पहले तो संलग्न भुजा निकालेंगे, मतलब संलग्न सदिश निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बनाएंगे भाई, यह आपका त्रिभुज रहा। ठीक है, ये त्रिभुज रहा, बड़ा वाला नहीं ना। ठीक है, ABC। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए का मान कितना दे रहा है, ए की जो निर्देशांक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 1,1,2। ठीक है, उसके बाद बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको, 2,3,5। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,5,5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले संलग्न सदिश निकालना पड़ेगा। मतलब संलग्न भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी, चाहे जिनका प्रारंभिक बिंदु है, चाहे AC लो, फिर A भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि A से तो आपको 2 ही संलग्न भुजा मिलेंगे। इसी प्रकार से B से भी ले सकते हैं। चाहे आप क्या लो, BA लो, या फिर BC लो, या फिर C से लेना चाहते हो तो CA और या CB। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ मैं AB वेक्टर निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म में करना है। वेक्टर पढ़ रहे हैं, आपको निर्देशांक दे रखे हैं तो निर्देशांक फॉर्म में नहीं करना है। ठीक है, AB वेक्टर कैसे निकालते हैं भैया, B में से A वेक्टर घटा देना। ठीक है, OB वेक्टर क्या है, ये रहा B वाला पॉइंट, इसको i कैप j कैप k कैप लगा देंगे। तो 2i कैप प्लस का
3j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है, माइनस का OA वेक्टर कितना है, इस पे भी आई कैप जे कैप लगा देंगे, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। घटाना आप जानते हो, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आई कैप में से आई कैप घटा देंगे, जे कैप में से जे कैप को, के कैप में से के कैप को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 आई कैप, 3 माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगाए माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, ठीक है, जे कैप 5 माइनस का 2 के कैप। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपका ए बी वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 3k कैप, ठीक है, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब मैंने ए से निकाल दिए, ए बी वेक्टर निकाल दिए, एक भुजा ये रही और इसके संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ए सी। अब कोई जरूरी नहीं है आप ए से देख लो, आप बी से भी देख सकते हो, बी ए निकाल लो, बी ए वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर निकाल लो, ठीक है, संलग्न लेने हैं आपको। तो उसके बाद ए बी हो गया, उसके बाद ए सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 5k कैप, माइनस का ओ ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है, बराबर। अब घटाना है आपको, आई कैप में से आई कैप गया जाएगा तो 0, तो 0 आई कैप लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 5 में से 1 जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 आई जे कैप, ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3k कैप, ठीक है। आप आ गया ए सी वेक्टर, आपका संलग्न सदिश हो गई ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब लिखना है नाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 परिमाण ए बी वेक्टर का परिमाण क्रॉस ए सी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। पहले ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना, उसके बाद परिमाण निकाल देना और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। वैल्यू है आपके पास, मान रखने पर मान रख दो भाई, ए बी वेक्टर है और ए सी वेक्टर है, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बराबर 1/2 ए बी वेक्टर का मान क्या है, ए बी वेक्टर ये रहा, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे पहले तो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, आई कैप गुणांक ए बी वेक्टर का जो गुणांक है वो लिख देंगे, क्योंकि ए बी वेक्टर पहले, तो 1 2 3, ठीक है। फिर बी ए सी वेक्टर का ए सी वेक्टर गुणांक लिख देंगे 0 4 3, 0 4 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व करना, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। उतार लो फटाफट, ये उतारेंगे पहले फिर इसको वैसे उतार लेंगे, ठीक है, फटाफट उतार लेंगे, स्पेस नहीं है, इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आपको संलग्न भुजा निकालनी है और संलग्न भुजा कैसे निकाल, अभी आपको निर्देशांक फॉर्म में दे रहा है, आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वेक्टर फॉर्म में निकाला पहले तो संलग्न, ठीक है। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, कोई जरूर नहीं मैं ये कोई पॉइंट मान यही नहीं, संलग्न भुजा ये भी होगी, बी ए बी सी, सी ए और सी बी ये भी होंगी, ठीक है, कोई से निकालना वैल्यू बराबर आएगी भाई। अब इसको प्रसार करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, ये मिटा रहा हूं ऊपर से, इसका प्रसार करना है 1/2 बराबर 1/2 पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर परिमाण भी निकालना है, ध्यान रखना परिमाण और है भाई, इसका परिमाण और है, परिमाण और निकालना है, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसका परिमाण भी निकालना है, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख देना भाई, परिमाण और निकाल देना है, ठीक है। आई कैप और यहाँ पे शो करना चाहते हो तो ऐसे कर दो भाई,
ये उसका मतलब होता है परिमाण, ठीक है, इसका परिमाण निकालना है मतलब आई कैप, क्योंकि अपना क्षेत्रफल होता है एक क्या होता है अदिश राशि होता है ना, मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है अदिश राशि होता है, ठीक है। तो आई कैप प्रसार करेंगे और ये तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, सदिश राशि आएगी, तो इसको अदिश में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, परिमाण ले दो, परिमाण लेने पर आई कैप जे कैप के कैप खत्म हो जाते हैं, अदिश राशि बन जाती है, ठीक है। आई कैप और यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे, करो भैया प्रसार, इसका मल्टीप्लाई आई कैप 2 गुणा 3 6 माइनस का 12 और ये इसको माइनस का जे कैप, ये और ये खत्म। मेरे हिसाब से ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कैसे कर रहा हूँ मैं, 3 माइनस का 0 प्लस का के कैप। और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना या फिर कॉल कर लेना स्कूल वाले नंबर पर। तो 4 माइनस का 0, ठीक है, और इसका लेना है आपको परिमाण और फिर मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, ठीक है, 1/2। इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण निकालना आपको आता है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देते हैं और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस वाले के लिए परिमाण क्या होता है पॉजिटिव राशि होती है, ठीक है। तो 36 इसका स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 1/2 ऐड करना है 36 और ये कितना होंगे ऐड कर लेना भाई, कितना होगा ये 36 और 9 कितना होते हैं 46 और 6 52 और 9 कितना हो जाएंगे 61 हो जाएगा, साथ ही ऐड कर लेना, ये रूट 61 हो जाएगा, एक बार जोड़ लेना है। और ये क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाता है और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई में होता है, इसकी बीमा वर्ग में होती, वर्ग के स्क्वायर रूट में होता है ना, वर्ग इकाई लिख देना। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, वर्ग इकाई सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ग इकाई फटाफट उतारेंगे, कुछ भी नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया है और फिर परिमाण निकाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 24, सेम ऐसे की ऐसे भाई, कुछ भी नहीं करना, ऐसे की ऐसे आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है फिर परिमाण, उसने अलग अलग कर रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर रखा है फिर परिमाण निकाल रखा है, मैंने दोनों चीज़ें एक साथ कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर दिया और परिमाण भी लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्षेत्रफल का सवाल समांतर चतुर्भुज का और है, ठीक है, उसमें भी यही करना है, बस वहाँ पे 1/2 नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 रह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहा है। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, वैसे तो ये कंप्लीट सी है, ठीक है, ये कराने आप ट्राई करोगे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या करोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और परिमाण निकाल देना, वो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि संलग्न भुजा तो दे रखी है आपको, ठीक है, सदिश फॉर्म में, और ट्राई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 करना है, एक आयत दे रखा है आपको, एक आयत क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, तो वही आपको संलग्न भुजा निकालनी है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे और एग्जाम्पल नंबर 24, 3 सवाल ट्राई करोगे घर पे। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल की क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2-3 सवाल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल करा दूंगा और ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर भैया, कल मिलते हैं।